अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उर्दू सफ़र में इकबाल है। नवी जमात की तलबा तलबात, आज हम आपको पढ़ाएंगे तशरीह का काम। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि हमने सबक नंबर 4 में किसके बारे में पढ़ा था। याद है आपको? उन्हीं से रिलेटेड ये सबक है हमारा, जो हम पढ़ेंगे, तशरीह करेंगे। इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है मिर्ज़ा गालिब। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ा था। और ये भी बताइए कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। ये तो है उनके हालात के बारे में, और वो था उनके खतूत के बारे में। ठीक है, अब हमने उनके खतूत भी पढ़ लिए, उनके हालात भी पढ़ लिए, और आगे चल के हिस्सा नज़म में हम उनकी गज़लें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तशरीह का काम कर लेते हैं फटाफट। और मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे शायर हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है और मानती है। उनके शेर जो है वो मौके पर बोले जाते हैं। जैसे आपको भी शायद कुछ शेर याद हो। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये उनका एक बहुत मशहूर शेर है और उर्दू है। अगर आपकी परेशानी और आपका दर्द, आपकी उलझन, तो उसको दूर करने आ गया है उर्दू सफ़र। ठीक है, और आपका इलाज बताने, आपकी परेशानी को हल करने हम आपके साथ हैं। आज हम आपको कराएंगे तशरीह का काम। ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इनकी तशरीह करनी होती है, और तशरीह में अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जुमलों को थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा तफसील से लिखा जाता है। पहले इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद तशरीह करेंगे। अहले दिल्ली में से जिन लोगों ने मिर्ज़ा को जवानी में देखा था से लेकर मालूम होते थे तक, सफ़ा नंबर 81 यानी कि 81। सियाको सबाक, ये इक़्तिबास ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के मज़मून मिर्ज़ा गालिब के हालात से लिया गया है। इस इबारत में हाली ने मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के हालात और उनकी तर्ज़ निगारिश पर रोशनी डाली है। तर्ज़ निगारिश का मतलब होता है लिखने का तरीक़ा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके लिखने के तरीके पर रोशनी डाली है। तशरीह, दिल्ली के जिन लोगों ने मिर्ज़ा गालिब को उनकी जवानी के ज़माने में देखा था, तो वो लोग बताते हैं कि अपनी जवानी की इब्तदा में गालिब बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे, और उनकी खूबसूरती के ये आसार बुढ़ापे में भी नुमायाँ तौर पर नज़र आते थे। मगर उम्र के आखिरी हिस्से में खुराक की कमी और कई अमराज में मुब्तला हो जाने के सबब वो इंतहाई कमज़ोर हो गए थे। क्योंकि उनके जिस्म की हड्डियाँ चौड़ी थीं और हाथ पांव ज़बरदस्त थे, इसलिए कमज़ोरी और बुढ़ापे की हालत में भी नौजवान जैसे लगते थे। और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो ऐसे मालूम होते थे जैसे वो कोई नौवारिद तुरानी हो। नौवारिद का मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके लिए नया वर्ड है, कि कहीं से आए हुए, न्यू कमर जैसे कहते हैं ना, जैसे अपने मुल्क के नहीं हैं, कहीं से आए हैं, तुरान से आए हैं, किसी और मुल्क से आए हैं, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, गदर के ज़माने में से लेकर उल्फतें उठानी पड़ी। गदर के ज़माने में मिर्ज़ा दिल्ली से, बल्कि घर से बाहर नहीं निकले से स्टार्ट होता है ये, और उल्फतें उठानी पड़ी तक। इसमें पहले लिखेंगे सियाको सबाक। जैसे हमने पहले लिखा है कि ये इक़्तिबास ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के मज़मून मिर्ज़ा गालिब के हालात से लिया गया है। इस इबारत में गालिब की ज़िंदगी के हालात और उनकी तर्ज़ निगारिश पर रोशनी डाली है। तशरीह, गदर के ज़माने में जैसे ही बगावत का फितना उठा और दिल्ली के हालात ख़राब हुए, मिर्ज़ा घर से बाहर नहीं निकले, वो घर के अंदर ही गदर के हालात लिखने लगे। या ये लिख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को घर में क़ैद कर लिया, और तब भी वो फ़ारिग नहीं बैठे, और उन्होंने गदर के हालात पर रोशनी डालनी शुरू कर दी, लिखना शुरू कर दिया, उनको महफूज करना शुरू कर दिया। पटियाला के महाराजा की तरफ से उनके घर पर पहरा बिठा दिया गया था, मतलब उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया गया था, इसलिए वो सिपाही की लूट खसूट से महफूज रहे। इसीलिए उनको थोड़ा सा अमन का माहौल मिल गया था, थोड़ा से वो महफूज हालत में थे। फिर भी मिर्ज़ा परेशानियों में मुब्तला रहे, मतलब ये कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि उसका भी उनके ऊपर असर पड़ा, और बहुत सारी मुश्किलों का उन्हें भी सामना करना पड़ा।
آپ جیسے چاہے اس کو بدل کے لکھ سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 3، مرزا کی تقریر سے اسٹارٹ ہو کر خصوصیات میں سے تھا صفحہ نمبر کتاب کا جو ہے 84 مطلب 84۔ سیاق و سباق، یہ اقتباس مرزا غالب کے حالات سے لیا گیا ہے۔ حالی نے اس اقتباس مرزا کی طرز نگارش پر روشنی ڈالی ہے۔ حالی نے اس اقتباس میں لکھے ہیں، اس اقتباس میں، یہاں پہ میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ مرزا کی تقریر ان کی نظم و نثر سے کچھ کم لطیف نہیں تھی، کچھ کم مزیدار نہیں تھی اور کچھ کم لطف دینے والی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی باتیں سننے ان کے پاس آتے تھے، لوگ ان سے ملاقات کر کے خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ جو لکھتے تھے، نظمیں ہوں یا نثر ہوں یا ان کی بات چیت ہو، سب ان سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ مرزا کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا تھا وہ پر لطف ہوتا تھا۔ ان کے مزاج میں اس قدر ظرافت تھی کہ خود ان کے شاگرد حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ یعنی ان کے مزاج میں ہر ٹائم ایسا وہ رہتا تھا پہلو مزاح کا، کہ لوگ جو ہے ان کو محسوس کرتے تھے۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں حالی، انہوں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا تو انہوں نے ان کو حیوان ظریف کہا ہے۔ ظریف کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنے والا۔ حسن بیان اور حاضر جوابی ان کی خصوصیات ہیں، مطلب ان کی جو ان کا کردار ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے۔ حسن بیان یعنی کوئی بات اچھے طریقے سے بیان کرنا۔ حاضر جوابی، جیسے کوئی سوال ہوا، کوئی بات ہوئی تو فوراً اس کا جواب دینا، ذہانت سے اس کا فوراً جواب دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی مختصر سی تشریح جو کہ آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ اور کسی ٹائم ہم ایسا کریں گے، مرزا غالب کے اچھے اچھے شعر ڈھونڈیں گے اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے گا، کہیں اور مت جائیے گا، کیونکہ یہاں آپ کو ملے گا اردو کا پورا کام۔